हेलो एवरीवन, एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। बायोलॉजी की बात करें तो ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जो मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड तो है इसके अंदर बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोले तो जीव, ठीक है। और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ, या हिंदी में अपन बोले अध्ययन। तो सही अर्थ में बायोलॉजी का मीनिंग होता है जीवों का अध्ययन। ये था अपना बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायोस और दूसरा लोगस। बायोस का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे अपन जीव भी नाम दे सकते हैं, और लोगस का होता है अध्ययन। तो सही मायनों में बायोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, जो जीवित जीव है उनका अध्ययन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक। किसे कहा जाता है? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु नाम का जो ग्रीक दार्शनिक था, इसे जीव विज्ञान का अपन क्या कहते हैं? जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। इसे इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है, अरस्तु को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बोले तो मुख्य शाखाएं। मुख्य शाखाओं की बात करें तो बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं होती है। फर्स्ट है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जंतु शास्त्र, और बॉटनी को बोलते हैं पादप शास्त्र। जूलॉजी की बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पादप शास्त्र के अंदर मुख्य रूप से पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं जंतु शास्त्र का जो जनक है, यानी जूलॉजी का जो फादर है, वो बायोलॉजी वाला सैम है, जिसका नाम क्या है? अरस्तु। बात करें पादप शास्त्र का जनक, यानी बॉटनी का जो जनक है, वो है पादप शास्त्री, जिसका नाम है थियोफ्रस्टस। ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, जो आप लोग नोट कर लें। इसमें अपन ने बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग पढ़ा है, उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी और उसकी जो मेन दो ब्रांचेज है उसके बारे में। इसमें ये भी ध्यान रखना है, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जनक सैम है, अरस्तु, जबकि जो बॉटनी है, पादप शास्त्र, उसका जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। शाखाओं की बात करें तो मेन शाखाएं तो अपन ने मुख्य शाखाएं तो दो पढ़ ली है, जंतु शास्त्र और पादप शास्त्र। इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं हैं और उनका मीनिंग एक एक करके अपन लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाखा का नाम है जिसका बाह्य आकारिकी, नाम ही शो कर रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जिसमें क्या होता है, जीव के शरीर की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन। किसमें किया जाता है, बाह्य आकारिकी के अंदर। दूसरी नंबर शाखा है आंतरिकी। जिसे बोलते हैं एनाटॉमी। इसमें जीव के शरीर की आंतरिक संरचनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तीसरी शाखा जो मुख्य शाखा भी है जिसका नाम है कारिकी, जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, इनके आगे अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी यहाँ बोले पादप बाह्य आकारिकी तो जीव की जगह वो क्या आ जाएगा ना, पादप का। ठीक है, तीसरी शाखा है कारिकी। इसके अंदर क्या करते हैं, जीव के शरीर में चलने वाली उपापचयी क्रियाओं, बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस उपापचयी क्रियाओं में कौन कौन आ गया, जैसे अपन श्वसन पढ़ लें तो वो किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजी के अंदर। पादपों की बात करें तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण, वो किस में आएगा, फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, पादपों में और बात करें अपन खनिज पोषण की, खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं, किस प्रकार पादप के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है, वो भी किसके अंदर आता है, फिजियोलॉजी के अंदर। फोर्थ है भ्रूणिकी। जिसे नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। जिसमें जीव के प्रारंभिक भ्रूण की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पांचवी शाखा, नाम है पारिस्थितिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। इसमें जीव तथा उसके बाह्य वातावरण के मध्य संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट शाखा है, अपनी मुख्य शाखाओं की बात कर रहे हैं, अगली शाखा है, इसका नाम है वर्गीकी, जिसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर जीव की पहचान,
उसका नामकरण और उसके वर्गीकरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो ये थी प्रमुख शाखाएं किसकी, जीव विज्ञान की, जो 11th और 12th के सिलेबस में। अब अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट, ये नोट कर लेनी है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नया जो सिलेबस आया है 11th क्लास का, उसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लास 11th के सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। जो 2012 के टाइम चल रहा था एनसीईआरटी वाला, वही सिलेबस वापस आया। इससे पिछले ईयर की बात करें तो वो आरबीएसई बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस था, इस बार वापस एनसीईआरटी आया, जो कि सीबीएसई स्कूलों में भी चलता है। अपन बात करते हैं एनसीईआरटी सिलेबस की, तो इसके अंदर टोटल 23 चैप्टर्स है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट जो है चैप्टर, फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर के अंदर आपकी कौन सी यूनिट इंक्लूड होती है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और इस यूनिट का नाम है टैक्सोनॉमी, जिसे अभी मैंने बताया था हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकी। अपन बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। इसकी बात करें, इसका नाम ही लिविंग वर्ल्ड है। हिंदी में बोले तो जीव जगत, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो जीव क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। जीव जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। अपन जीव किसे कहेंगे, अगर बात करें तो मेन रूप से अपन जीव किसे कहेंगे, जो निर्जीव से क्या हो, अलग हो। तो एक जीव को अपन जीव कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसके लिए 5 से 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करें अपन, जीव जो होगा कोशिकाओं से मिलकर बना हो, ठीक है। छोटा सा छोटा एक कोशिकीय जीव भी क्यों नहीं हो, किससे, कोशिका से मिलकर बना होगा। आपको पता हो तो आपने लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन की कोटियां अगर छोटी क्लासों में पढ़ी हो, तो कुछ जीव तो खाली कोशिकाओं के बने होते हैं, कुछ के अंदर कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कैसा भी जीव हो, सबसे पहला पॉइंट तो क्या मिलेगा उसके अंदर, कि वो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। दूसरा पॉइंट, जीव के अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी, जनन। जनन का अर्थ क्या हुआ, जो भी जीव होगा वो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्या रखेगा, क्षमता रखेगा, ठीक है। और ये उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, जनन। तो दूसरा जीव का प्रमुख लक्षण क्या होगा, जनन। तीसरा जिसे अपन नाम दे रहे हैं संवेदनशीलता, इंग्लिश में जैसे नाम देते हैं कॉन्शियसनेस। संवेदनशीलता किसके अंदर होगी, केवल जीवों के अंदर, ठीक है। संवेदनशीलता का अर्थ है कि फील करना, महसूस करना, अनुभव करना। अगर अपन बात करें, एक बच्चे को अपन धूप में 10 या 15 मिनट बिठा दे तो उसको गर्मी लगेगी और उसका चेहरा एकदम उदास हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर फील करने का क्या पाया जा रहा है, कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है। और अगर अपन निर्जीव चीज को रखें तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये चीज होती है संवेदनशीलता, मतलब इसका मेन मीनिंग क्या है, महसूस करना, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे हैं मेन मीनिंग की, तो पादप भी जीव है,
तो उनमें भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, अपन बात करें कुछ उदाहरण भी है, जैसे सूरजमुखी के जो फूल हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है, सूर्य की दिशा में। किसकी वजह से, कि उसके अंदर भी क्या है, संवेदनशीलता का गुण है। एक और उदाहरण है छुई मुई प्लांट, जिसे बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, वो ऐसा पादप है जिसकी पत्तियों को अपन हाथ लगाएं तो वो अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी कौन सा कैरेक्टर है, संवेदनशीलता का। तो ये जीव का क्या हुआ, तीसरा लक्षण। चौथे लक्षण की अपन बात करते हैं, प्रमुख लक्षण है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि या ग्रोथ किसके अंदर पाई जाती है, जीवों के अंदर पाई जाती है। भाई ग्रोथ तो निर्जीवों के अंदर भी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि रेगिस्तान के अंदर रेत के टीले आंधी की वजह से लगातार उनकी हाइट या ऊंचाई या उनका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वहां रेगिस्तान में जो टीलों का आकार बढ़ रहा है उसके पीछे कारण सिर्फ वहां पे क्या हो रही है, भार में वृद्धि हो रही है। ठीक है, रेत के क्या हो रही है, भार में वृद्धि। सजीवों के लिए वृद्धि कैसी होनी चाहिए, वृद्धि तभी मानी जाएगी जब सजीवों के अंदर मौजूद कोशिकाओं की संख्या व उनका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक निर्जीव उदाहरण भी दिया है ना, रेत के टीले भी मतलब तेज आंधियों के टाइम उनका आकार बढ़ जाता है। लेकिन यहां पे केवल आकार की बात नहीं हो रही है, कोशिकाओं की संख्या और उनका क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, तभी अपन सजीवों के अंदर वृद्धि को मानेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा। एक और है निर्जीव का उदाहरण, जैसे लकड़ी के लट्ठे हैं, बारिश के टाइम फूल जाते हैं और उनका आकार भी बढ़ जाता है। वहां पे भी सिर्फ क्या हो रही है, भार के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे भार वाली वृद्धि इंक्लूड नहीं करनी। वृद्धि कैसी होनी चाहिए सजीवों के अंदर, उनकी संख्या और उनका आकार बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, फिर अपन बात करें उपापचय क्रियाएं। ठीक है, जो भी सजीव होगा वो रासायनिक अणुओं से मिलकर बना होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर उपापचय क्रियाएं चलती हैं, जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया। ठीक है, वो सब चीजें होने की वजह से ही उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, जीव। उपापचय क्रियाओं का मतलब क्या हुआ, जैविक क्रियाएं पाई जाएगी। कौन कौन सी जैविक क्रियाओं की बात करें, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया। इन सब के अंदर मतलब जो रासायनिक अणु हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। तो ये भी एक प्रमुख लक्षण हो गया किसका, जीव का। तो ये सब लक्षण है जीव के। सबसे पहले मैंने बोला था इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में यही है, जीव अपन किसे कहें। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स है जिससे अपन जीव को परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेल से मिलकर बना होगा, कोशिकाओं से। दूसरा, उसके अंदर किसकी क्षमता होगी, जनन की। तीसरा, उसको महसूस करने वाला गुण जिसे अपन संवेदनशीलता या क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस, वो होगा। चौथा, उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि का अर्थ यहाँ पे भार का बढ़ना नहीं है। भार का बढ़ना अगर हो रहा है तो वो तो निर्जीवों वाली वृद्धि हो गई। वृद्धि का अर्थ ये हुआ कि जो जीव है उसकी कोशिकाओं की संख्या या फिर उन कोशिकाओं का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अगला है जो प्रमुख लक्षण है उपापचय क्रियाएं, जिसे अपन नाम देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अंदर मुख्य रूप से एक जीव के अंदर कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती है वो इंक्लूड हुई है। तो जो भी जीव होगा उसके अंदर श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब जैविक क्रियाएं पाई जाएगी। तो ये हो गई जीव की डेफिनेशन। इसे आप क्या करोगे, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। पॉज कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टैक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में नाम देते हैं वर्गीके। वर्गीकी रियल में क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर 3 चीजों का अध्ययन। अपन बोले इसकी परिभाषा क्या होगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
जीव की पहचान, नामकरण व उसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, व उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। एक तो जीव की पहचान करना, पहचान करने के बाद उसको नाम देना मतलब नामकरण, और फिर उसे एक पर्टिकुलर समूह के अंदर रखना जिसे अपन क्या नाम देते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पहले अपन बात करते हैं पहचान। पहचान क्या होता है, किसी भी सजीव को अपन बाहर से देखते ही क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, सूक्ष्म जीव है, पादप है या जंतु है। तो बाहर से देख के पता लगाना कि जीव किस कैटेगरी का, वो किसके अंदर आया, पहचान के अंदर। दूसरा अपना पॉइंट है नामकरण। क्या होता है, वर्गीकी के नियमों अनुसार जीव को नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नामकरण कहलाती है। नामकरण कहलाता है। ठीक है, नामकरण की बात करें तो एक जीव की सबसे पहले क्या होती है, पहचान, उसके बाद एक उसको क्या दिया जाता है, पर्टिकुलर नाम। और नाम भी ऐसे ही नहीं, वर्गीकी के ये जो टैक्सोनॉमी है इसके कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार ही उसको नाम दिया जाता है। और नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नामकरण। ठीक है, नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2-3 शाखाएं क्या है, कार्यरत है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें, एक है ICBN, एक है ICZN, एक है ICVN। ठीक है, ICVN इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICZN इसकी फुल फॉर्म है वही इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहां पे ICVN में भी इंटरनेशनल कोड फॉर, यहां पे बॉटनी और जूलॉजी हो गई। अब क्या हो गया, वायरस नोमेनक्लेचर। जो वायरस है उनके क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। नोमेनक्लेचर का अर्थ ही नामकरण होता है। ये जो संस्थान है मुख्य रूप से ICBN, बी यानी बॉटनी वाला, तो ये किसका करता है, पादपों का क्या करती है, नामकरण करती है। ठीक है, दूसरा सेकेंड है ICZN, ये है मुख्य रूप से किसका, जंतुओं का क्या करती है, नामकरण करती है। तीसरी अपनी शाखा ICVN, वायरस नोमेनक्लेचर, मुख्य रूप से किसका, वायरस, या जिसे अपन हिंदी में नाम देते हैं क्या, विषाणु, विषाणुओं का क्या करती है, नामकरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामकरण करने का कार्य प्रमुख रूप से इन शाखाओं को या इन शाखाओं द्वारा किया जाता है। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है,
अब नामकरण के भी कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं, नामकरण के नियम। ठीक है, अगर बात करें तो एनसीईआरटी बुक में मुख्य रूप से 4 नियम दे रखे हैं, उनकी बात करेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहला नियम क्या है? जीव का नाम, जीव का साइंटिफिक नेम, जिसे अपन नाम देते हैं क्या? वैज्ञानिक नाम। जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। सेकंड रूल, जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना, 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। ठीक है, पहला शब्द उसके वंश का सूचक, जबकि दूसरा शब्द उसकी जाति का क्या होगा? सूचक होगा। जैसे मैं यहां पे एक नाम लिख रहा हूं जिसका होमो सेपियंस, ये क्या? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। यहां पे अपन बात करें होमो सेपियंस में 2 शब्द है, ये क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो और सेपियंस। यहाँ पे पहले ही एक 2 चीज़ों से ये नाम, पहले तो लैटिन भाषा में होगा, दूसरा 2 चीज़ों से या 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। एक तो होगा पहला शब्द जिसे अपन क्या नाम देंगे? उस जीव का वंश का नाम, दूसरा जो होगा शब्द उस जीव की जाति का नाम। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं अपन नाम, तो वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में तथा जाति के सारे अक्षर स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, यहां पे अपन बात करते हैं इंग्लिश के लिए ये लफड़ा रहता है। जैसे इंग्लिश में होमो सेपियंस को इस प्रकार लिखते हैं, होमो और सेपियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वंश का नाम है, ये उसकी जाति का नाम है मनुष्य की। तो वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या रखा जाता है? कैपिटल रखा जाता है। बाकी अक्षर छोटे हैं लेकिन पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल। जबकि जाति के जो सारे के सारे अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं। चौथा और अंतिम नियम, ठीक है, लिखते समय दोनों वंश व जाति को अलग अलग रेखांकित करना होता है। जबकि प्रिंट करते समय अगर आप कंप्यूटर से क्या कर रहे हो, इसको
प्रिंट करते हैं, इनको तिरछा, जैसे कंप्यूटर की भाषा में अपन बोलते हैं इटैलिक, लिखा जाता है। ठीक है, बुक्स के अंदर जितने भी आपको नाम मिलेंगे उनके नीचे अंडरलाइन नहीं होगा, क्या होगा, वो तिरछे नाम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कि जब भी प्रिंट होगी चीज तो उसके लिए रूल है, प्रिंट होते टाइम कैसा होना चाहिए, तिरछा या इटैलिक। और आप हाथ से नोटबुक के अंदर लिखोगे तब होमो सैपियंस नाम लिखा है आपने, तो ध्यान रखना दोनों को अलग अलग रेखांकित का मतलब क्या हुआ, अंडरलाइन करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये थे अपने क्या नामकरण के नियम। ठीक है, यहाँ पे अपन ने टैक्सोनॉमी की बात की, इसके अंदर अपन ने बोला वह शाखा जिसमें जीव की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर पहचान के अंदर अपन ने बोला था जीव को उसके बाह्य लक्षणों को देख के पता लगाना वो किस कैटेगरी का है, वो आ गया पहचान के अंदर। फिर नामकरण, जीव को नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नामकरण। नामकरण के लिए भी संस्थाएं हैं जो क्या देती है, नाम देती है। कौन कौन सी हैं, वो 3 संस्थाएं अपन ने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, फिर नामकरण के ये 4 नियम जो एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। पहला तो लैटिन भाषा में होते हैं सारे के सारे नाम। दूसरी चीज, वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से होता है, पहला नाम वंश का, दूसरा जाति का। तीसरी चीज, वंश का जो प्रथम अक्षर है वो कैपिटल लेटर में और जाति के सारे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और चौथा नियम जो है कि लिखते समय अगर आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो तो वंश और जाति दोनों को अंडरलाइन करना जरूरी है, और प्रिंट करवा रहे हो तो उसको तिरछा या इटैलिक में रखना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये हो गए नामकरण के नियम। आगे का अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में।